हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं ईवीएस। ये आज का चैप्टर है हमारा ईवीएस का, ठीक है? चलिए चलते हैं। देखिए, ये ईवीएस का पोर्शन है। ये वो प्रश्न है जो आए हुए प्रश्न हैं और आजकल इस सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 28 और 29 दिसंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अभ्यास में एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। क्या उपलब्ध कराना चाहिए हैं? ये देखिए, पाठ के अंत में अभ्यास गतिविधियों को उपलब्ध कब कराना चाहिए? या तो पाठ के अंत में कराना चाहिए या फिर प्रकरणों में अंतः निर्मित या पुस्तकों के अलग अलग स्थानों पर या इकाई के अंत में, ठीक है? ये क्या है? ये है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, ठीक है? इसमें आ जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध कराने चाहिए, ठीक है? ये उपलब्ध कराने चाहिए, ठीक है? चलिए आइए देख लेते हैं इसका जो व्याख्या क्या दे रखी है इसमें। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। इसकी व्याख्या है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों के प्रकरण में ही अंतःनिर्मित होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव या उसमें आने वाली कठिनाइयों आदि की पहचान किया जा सके, मतलब उसकी पहचान किया जा सके और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से इन कठिनाइयों को दूर किया जा सके, ठीक है? तो इसका क्या हो गया? बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या चाहिए? पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षकों को ये होना चाहिए कि विशेषता प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। क्या? किस चीज़ पर? पर्यावरण के शिक्षकों को हमेशा प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? इसका डी ऑप्शन ठीक होगा। क्या होगा? विशेषता है प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। ये देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे सक्रिय क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं जिसमें प्रयोग, अवलोकन, क्रियात्मक गतिविधियां आदि आते हैं, ठीक है? जिसमें कि प्रयोग और अवलोकन व क्रियात्मक गतिविधि आदि आते हैं। तो इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कौन सा है? डैश का प्रयोग करना। क्या? किसका प्रयोग करना? कौन सा सबसे अच्छा कौन सा तरीका होगा? ये होगा पोर्टफोलियो, ठीक है? पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। जो हमें प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चे के अगर हमें आकलन करना है चाहिए तो सबसे अच्छा तरीका है पोर्टफोलियो का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। क्या है? क्योंकि ये अधिगम अभिवृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है? ये है कि इसकी वो देखते हैं। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है? ये हो गया बी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, सीमा। ये देखिए, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है। क्या है? सीमा पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा व ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोडन
के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश है विकासात्मक सिद्धांत को की ओर संकेत करता है। किसी है जो ये सब रटकर सीखना और दिमाग से समझकर सीखना, ये किस तरफ संकेत करता है ये बताना है हमें। ये संकेत करता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का, यानी कि हर ये सीमा और लीना में अलग अलग भिन्नता हैं। ठीक है, ये अलग अलग भिन्नता है किस चीज़ की, एक तो रट कर सीखता है और एक समझ कर सीखती है। ठीक है, ये इसमें भिन्नता होगी, क्योंकि रट कर सीखना और समझ कर सीखना, लीना समझ कर सीखती है और सीमा रट कर सीखती है। ये देखिए इसमें क्या, इसके स्पष्टीकरण देख लेते हैं क्या बता रखा है इसमें। बता रखा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के वर्ग पर लागू है। हाँ ठीक है, अंततः व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार सीमा और लीना के बीच में जो भिन्नता है, सीमा किसी पाठ को रटकर याद कर लेती है, वहीं लीना जो उसी पाठ को चर्चा व ब्रेन स्टार्मिंग के बाद समझती है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ठीक है, चलिए तो क्या हो गया इसका ए ऑप्शन ठीक है। ये देखिए डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, क्या हैं? निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, ये कौन सी विधियां हैं? ये व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। ठीक है, क्या होगा? व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने का, यानी कि व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की अन्य विधियां हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विषय को, क्या हो गया इसमें, कक्षा के जो पर्यावरण अध्ययन है, जो कक्षा में जो विषय हम पढ़ाते हैं, वो बच्चों के अनुभव से जोड़ने के लिए, यानी कि बच्चे का जो अनुभव से जोड़ने में, वह उसमें सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करने से। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसे व्याख्या करके समझाएंगे तो वो अच्छे से समझ जाएगा, तो उसके क्या है, उसका अनुभव और क्या हो गया, उसके सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है उसके अनुभवों को जोड़ने पर। ठीक है, चलिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। किस चीज़ की सहायता करता है ये बताना है। ये सहायता करता है कि स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। ठीक है, ये इसमें सहायता करता है। ठीक है, और इसका स्पष्टीकरण देखते हैं जरा क्या है। ये देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथनों का प्रयोग करने से बालकों में स्थानीय एवं से वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं। तो क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक है, इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, डिसलेक्सिया मुख्यतः क्या है? डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। किससे? डिसलेक्सिया से होता है पढ़ना, यानी कि यह क्या होता है, जैसे किसी को कहते हैं ना बच्चा पढ़ ले, तो क्या हो गया? वो डिसलेक्सिया, पढ़ ले, डिसलेक्सिया। तो ये इसमें हो गया ना, तो ये क्या किससे हो गया? ये हो गया पठन से, पढ़ने से। ठीक है, पढ़ने से। अब इसकी स्पष्टीकरण देख लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या दे रखी है। ये देखिए, डिसलेक्सिया को 1881 में ओसवाल्ड बरखान ने पहचाना और रूडोल्फ ने 1887 में इससे डिसलेक्सिया का नाम दिया। वास्तव में यह अधिगम विकलांगता है। ठीक है, जिसका स्पष्टीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंक की कठिनाइयों के रूप में होता है।
और विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में या देखने या सुनने और गैर न्यूरोलॉजिकल कमी या अपर्याप्त पाठन निर्देशों जैसे अन्य कारकों से उत्पन्न पाठन कठिनाइयों से अलग है। ठीक है, इस बात का सुझाव देते हैं कि बुद्धि द्वारा लिखित या भाषिक भाषाओं को संशोधित करने में क्या है अंतर एक कारण डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, जो इन सब में जो होता है ना, जो मतलब अधिगम से संबंधित जो जितने भी जो विकलांगता होती है वो एक उसमें से एक कारण डिसलेक्सिया है, ये पढ़ने से संबंधित होता है। ठीक है, अब देखिए सहयोगात्मक क्या है। सहयोगात्मक अधिगम से पुराने एवं अधिगम दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थी का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है क्या है, इसका परिणाम यह है कि उच्च उपलब्धि और स्व गरिमा। ठीक है, अब ये देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इनके अधिगम में आई कठिनाइयों की पहचान करते हैं तथा सहयोगात्मक अधिगम के माध्यम से इन्हें कठिनाइयों को दूर करते हैं। इसका परिणाम उच्च क्या है उपलब्धि और स्वगरिमा होता है। क्या हो गया इसका डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अल बरूनी किस देश से आया था? अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है, इसका क्या बी ऑप्शन ठीक है। इसका किससे आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। चलिए, और इसने उज्बेकिस्तान से आता अल बरूनी ने एक किताब लिखी थी, वो थी तारीख़ हिंद। ठीक है, तारीख़ हिंद, भारत के इतिहास पर ये किताब लिखी थी। ठीक है, तारीख़ हिंद, ये याद रखना आप लोग कि अल बरूनी ने भारत के इतिहास पर एक किताब लिखी थी, वो उसका नाम था तारीख़ हिंद। चलिए ये देखिए, नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग में रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है, क्रमशः वो इस तरह है। तो इसमें देखिए, उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मंडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः क्या है, ये बताना है। इसमें किस में बताना है? इसमें पूछा है कि मंडगांव। ठीक है, ये इधर मंडगांव है और ये सूरत है। ठीक है, सूरत और मंडगांव के बीच की दूरी बतानी है। तो क्या है इसकी कितनी है? 530 है और इसकी कितनी है? ये है 1509। ठीक है, तो क्या हो गया, इसे हम क्या करेंगे, इसकी जो दूरी हमें माननी है, ये देखिए इसकी वो देखते हैं व्याख्या, तब हमें पता चलेगा क्या है इसकी। ये देखिए, सूरत एवं मंडगांव के बीच की दूरी जो सूरत की है वो 530 है और मंडगांव की है 1509। तो इसे हम माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 979 किलोमीटर। ठीक है, पहुंचने में लगा समय कितना हो गया? 16:15 बजे और से 7:33 बजे तक, 33 मिनट यानी कि बजे तक। तो क्या कितना हो गया? ये हो गया 15 घंटे 15 मिनट, 15 घंटे 15 मिनट ये रहा। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन ठीक है इसका। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए शाम का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखता है। क्या सीखता है? किसके द्वारा सीखता है? ये सीखता है अपसारी चिंतन के द्वारा, अपसारी चिंतन के द्वारा सीखता है। ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि ठीक पूरी व्याख्या दिखाई दे आपको। ठीक है, अपसारी चिंतन के द्वारा सीखता है। अब ये देखिए, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का एक निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, अर्थात श्यामा कम समय में शीघ्रता से ठीक कार्य कर लेती है। ठीक है,
इसीलिए वह अपसारी चिंतन के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका, अपसारी चिंतन द्वारा। चलिए, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निम्न उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है। किससे बढ़ावा देना है, यह है ज्ञान का संबंध व स्थानांतरण। तो क्या हो गया इसका, ज्ञान का संबंध व स्थानांतरण। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। अब ये देखिए, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके क्या हो गया, इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य ज्ञान का संबंध एवं स्थानांतरण को बढ़ावा देना है। तो क्या हो गया इसका, डी ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक है, चलिए, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सा है, ये है कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मकता माध्यम उपलब्ध कराना। ठीक है, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मकता माध्यम उपलब्ध कराना है। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, इसकी व्याख्या वही है कि इसके द्वारा किया जाना है। चलिए, डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। क्या शामिल हैं, ये है शारीरिक गठन। ठीक है, शारीरिक गठन। अब ये देखिए, शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता आदि सभी शामिल होते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर हो गया डी। चलिए, ये देखिए, कांसा या ब्रॉन्ज के विषय में जिसका प्रयोग गोलकुंडा के किले में मील तोप में किया गया था। सही कथन चुनिए, ये बताना है सही कथन। यानी कि कांसा के विषय में जिसका प्रयोग गोलकुंडा के किले में मील तोप में किया गया था। सही कथन चुनिए। किस चीज़ का क्या था, कांसा तांबा यानी कि कॉपर तथा जस्ता जिंक की मिश्रित धातु है। ठीक है, ये ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के प्रयोग करने में मृदा क्या हो जाती है, मृदा बंजर हो जाती है। अगर हम एक ही फसल को बार बार उगाते रहेंगे और रासायनिक तत्वों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, मृदा बंजर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक ही फसल तथा अधिक रसायन के उपयोग से क्या हो गया, मृदा की उर्वरकता खत्म हो जाती है। तो क्या हो गया, ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्नलिखित में लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टता चुनिए। ये हमें लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टता चुननी है। क्या है इसमें, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, ये नहीं है, ये नहीं होता। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, ये बिल्कुल ठीक है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें हैं, बिल्कुल ठीक है। लकड़ी के फर्श हैं, बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो गया, बी, सी और डी हो गया। ठीक है, बी, सी और डी, ए ठीक है इसका। चलिए, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, किससे संबंधित है,
तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। यह है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित कराना, ठीक है, पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित कराना। ये देखिए, तरुण भारत संघ TBS भारत की किसी एक अशासकीय संस्था है जो लोगों को वन और जल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक बनाने में काम कर रही है। अतः तरुण भारत संघ नामक समूह पुरानी झीलें पुनः निर्मित कराने से संबंधित है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन ठीक है। इसका सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ये सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनना है, ये हमें बताना है कौन सा सांप सही है, कौन सा कथन सही है। ये देखिए, ये हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप हैं, बिल्कुल ठीक है ये वाला, ठीक है। और नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये भी ठीक है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है, ये गलत है, ठीक है। उसके 4 खोखले दांत नहीं होते, 2 खोखले दांत होते हैं, ठीक है। और जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके शरीर में चला जाता है वो, तो ये गलत हो गया। 4 खोखले दांत नहीं होते, 2 होते हैं उनके। और सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये भी ठीक है। तो क्या हो गया इसका, A, B और D ठीक है। इसका A, B और D, ये D ऑप्शन ठीक है, ठीक है। अब इसकी स्पष्टीकरण देख लेते हैं थोड़ा सा, इससे और भी पता चल जाएगा आप लोगों को क्या है सांप के बारे में। ये देखिए, भारत में 250 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, नाग, करेत, दुबैया और अफाई। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जहरीले सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया इसका, डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। क्या है पेट्रोलियम के सही लक्षण क्या है। यह बदबूदार, गाढ़ा और गहरे तेल का होता है। क्या है, डी ऑप्शन ठीक है, बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का तेल होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, थोड़ा इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं क्या है। पेट्रोलियम एक अत्यधिक उपयोगी पदार्थ है जिसका प्रयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। इसका निर्माण कोयले की तरह वनस्पतियों के पृथ्वी के नीचे दबने तथा कालांतर में उनके ऊपर दबाव तथा ताप के आपतन के कारण हुआ है, मतलब, ठीक है। प्रकृति रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल कहते हैं, ठीक है। और यह काले रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है। पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का तेल होता है। तो क्या हो गया इसका, डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। कौन सा फैलता है, ये फैलता है, ये देखिए, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ठीक है। ये हो गया बी ऑप्शन ठीक है इसका, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ठीक है। मच्छरों से फैलने वाले रोगों को जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। मच्छरों से फैलने वाले रोग डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया है, ठीक है। अब डेंगू का देखते हैं। डेंगू एक क्या है, उष्णकटिबंधीय रोग है। डेंगू एक उष्णकटिबंधीय रोग है जो एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। और मलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग है, ठीक है। वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है, ठीक है। चिकनगुनिया लंबे समय तक
चलने वाला जोड़ों का दर्द वाला रोग है। इस रोग का उग्र चरण तो 2 या 5 दिन के लिए चलता है। जो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक जो दिन होता है उग्र चरण 2 या 5 दिन के लिए चलता है, लेकिन जोड़ों का दर्द लंबे समय तक चलता रहता है। यह एडिस मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, यह एडिस मच्छर के काटने से होता है चिकनगुनिया। ठीक है, चलिए मधुबनी आ जाओ, जो कि सीटेट में भर भर के पूछा जाता है। मधुबनी के चैप्टर से क्वेश्चन ये देखिए, मधुबनी आ गया। जो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्लीज़ चैनल को, इस तरह के प्रश्न पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। क्या होते हैं? ये होते हैं जो पीसे हुए चावल जो होते हैं, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल से मधुबनी चित्र बनते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी व नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। ठीक है, इसके रंगों को बनाने के लिए घरेलू चीज़ें का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हल्दी, केले के पत्ते, पीपल की छाल, पीसे हुए चावल आदि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसका क्या है? इसका सी ऑप्शन ठीक है इसका। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। क्या है? आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग या बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करता है? किसका करता है? ये करता है समावेशी शिक्षा का, जो कि सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो या मतलब किसी भी तरह का हो, विकलांग हो या शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं या दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, वो सबको एक साथ जो पढ़ाए जाते हैं वो समावेशी शिक्षा होती है। ठीक है, चलिए घर्षण के विषय में अब ये देख ले। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए, इसमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उस शिक्षिका ने कक्षा में जो नीचे दिए गए उदाहरण हैं, ये देखना। ये इस तरह के उदाहरण दिए गए हैं, ये देखिए। हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच जो घर्षण होता है के कारण ही चल पाते हैं। जो घर्षण होता है उसके कारण हम चलते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौट आती है। ये गलत है। ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे पास वापस आती है। ठीक है, ये घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। ये भी ठीक है। क्या ठीक हो गया? ए, बी और सी ठीक है। ये देखिए सी, ए, बी और डी ठीक है ना। ए, बी, डी, बी और ए, ये ठीक है। चलिए, एक पश्मीना शाल लगभग साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होता है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने में घंटों का समय लगता है। कितना? जो देखो भाई, एक जो पश्मीना शाल है वो कम से कम सामान्यतः 6 साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होता है। यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होता है। और एक
साधारण पश्मीना शाल को बनाने में लगभग 250 घंटे यानी कि 250 घंटों का समय लगता है। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। चलिए, ये नीचे यही क्वेश्चन दे रखा है, ये देखिए। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा या समूह परियोजना आदि, एवं उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? किसका अनुगमन कर रही है? ये कर रही है कि सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखाना। ठीक है, अब ये देखिए, हाँ, इसका यही दे रखा है कि वो सामाजिक परिचर्चा, ये देखिए, जैसे कि सामूहिक चर्चा, सामूहिक परियोजना आदि उसकी शिक्षिकाओं ने सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखाने का आयाम का अनुगम कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, सी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, ये देखिए, निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढक, कीड़े और मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है, और हमारे देश में वह पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है मेघालय में पाया जाता है। अब इसके वो देख लेते हैं स्पष्टीकरण क्या है, इसका व्याख्या। निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियां मटकी की तरह रूपांतरित होकर मेंढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा लेता है। या मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जयंतिया पहाड़ियों में पाया जाता है ये मेघालय में। ठीक है, चलिए, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न कौन सा है? ये है कोयला। ठीक है, ये सब ये पैराफिन, मोम, ग्रीस, पेट्रोल, ये सब क्या है? ये सब पेट्रोलियम के रूप में आते हैं। ठीक है, लेकिन कोयला इनसे भिन्न है। चलिए, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुपालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुबनी ही याद आ रहा है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है कौन सा है? सबसे अच्छा समय जो मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा जो समय है वो है अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। क्या हो गया? ये है मधुमक्खी पालन करके वो शहद को एकत्रित करके उसे बेचते हैं, तब उससे पैसा कमाते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है ये मधुमक्खी। ये देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए यह अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, क्योंकि यह समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। ठीक है, जो ये अक्टूबर से दिसंबर का समय होता है, ये मधुमक्खी अंडे देती हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था ईवीएस का। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न पाने के लिए ये क्वेश्चन वो हैं जो कि आए हुए हैं, और इनमें से जो सीटेट पेपर आने वाले हैं जिनका पेपर होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का ज़रूर मिल जाएगा। मतलब इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।